नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज हम लेके आए हैं महासर्वे का मेगा शो। इसका इसीलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि जितने भी टीवी चैनल्स पे आज तक आपने सर्वे रिपोर्ट देखी है वो विश्लेषण के साथ नहीं है। हम लेके आए हैं विश्लेषण के साथ। आपने अब तक देखा होगा एक एक सीट पे हमने विश्लेषण किया है। अब वो दिन है जो मेगा शो का दिन है। अभी से लेके 9 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे और एक एक एरिया को लेके हमारे जो गेस्ट है सब अनुभवी है, इनके साथ अब हम चर्चा करेंगे और अंत में बताएंगे हमारा सर्वे क्या कहता है। तो आइए हम 4 जो अनुभवी गेस्ट है उनसे मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूं। अजय श्रीवास्तव जी है हमारे साथ, रूबी सरकार हमारे साथ है, आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ है और अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ है। ये चारों से हम एक एक एरिया से शुरू करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन जो गेस्ट पैनल है इनसे हम बात करेंगे केवल मध्य प्रदेश के विषय में और ये एपिसोड मालवा और निमाड़ को लेके है। मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, हम बता तो रहे हैं 5 राज्यों के आज जो सर्वे हुए हैं उस सर्वे रिपोर्ट विश्लेषण हम मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश के भी जो मालवा और निमाड़ क्षेत्र से करेंगे और जो हमारे एक्सपर्ट है वो बताएंगे अन्य राज्य में किसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ निमाड़ और मालवा में। निमाड़ मालवा इसीलिए मैं इसको सबसे पहला स्थान दिया हूँ, इसके पीछे कारण ये है, कहा यह जाता है कि मालवा निमाड़ से जो जीतता है सत्ता के बागडोर उसी के पास रहता है। तो आइए जानते हैं इस 73 सीटों पे कौन कौन सी सीटों पर क्या अभी राजनीतिक समीकरण है। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, किस सीट पर कौन उतारने वाला है, अब कौन बाहर निकालने वाला है, इसके कोई स्थान अब बचा नहीं है। समय समाप्त हो चुका है, अब सीधे लड़ाई के मोड पे है। अब सीधे हम लोग 3 तारीख को परिणाम देखेंगे, 17 तारीख को वोटिंग देखेंगे। लेकिन इसके पहले हमने किस प्रकार से हाईटेक हुआ है प्रचार और कैसे कहाँ प्रचार किया जा रहा है, किसकी स्थिति भारी है, किसकी स्थिति कमज़ोर है, सभी विषयों पे हमने सर्वे किया है, जानकारी ली है और हम चर्चा के लिए जो गेस्ट आए हैं उनसे हम सीधे संपर्क में जाते हैं। अजय श्रीवास्तव जी, आपसे हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि मालवा निमाड़ में किस सीट पर आप चर्चा करना चाहेंगे और कहाँ की स्थिति ठीक है और आप व्यक्तिगत रूप से मालवा और निमाड़ में कितने सीटें किसको देते हैं। देखिए जय जी, प्रश्न इस बात का है कि मालवा और निमाड़ ये किसी समय कांग्रेस में, मतलब 1900 दशक के पहले और 92 में भी कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री देने वाले क्षेत्र रहे हैं, वहाँ से प्रकाश चंद्र सेठी आए, वहाँ से कैलाश नाथ काटजू आए, वहाँ से भगवंतराव मंडलोई आए और इसके अलावा वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा, ये भी इन्हीं अंचलों से मध्य प्रदेश में आए। कुछ पाला बदला तो ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो दोनों के बीच के फंसे हुए क्षेत्र के थे। मतलब ना तो आप उसको मालवा कह सकते हैं ना चंबल कह सकते हैं, मतलब एक तरह से वो गेट है मालवा का और चंबल का। तो उस क्षेत्र से वो चुनकर आए थे। अब क्या है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो संपन्न इलाका है। वहाँ के किसानों को वो समस्याएं नहीं हैं जो मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र के किसानों को हैं। एक तो वहाँ की फसल बहुत कीमती है। निमाड़ जहाँ कपास का राजा है, वहीं जो है प्याज, लहसुन और आपका अफीम और ये जो खेती है वो आपका, आप ये समझिए कि मालवा के उस क्षेत्र की है जहाँ से मंदसौर, नीमच जो आते हैं। और पग पग नीर पग पग पानी पग पग रोटी जो एक कहावत है। हाँ, उससे भी चल सकते हैं। तो वहाँ की जो संपन्नता है वो एक क्षेत्र का जो माइंड सेट रहा है वो माइंड सेट रहा है हिंदुत्व का। हिंदुत्व वहाँ पे बड़ा भारी रहा है।
लेकिन इस मिथक को कुछ समय तक प्रकाश चंद्र सेठी ने तोड़ा, और लेकिन वहां से वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा जो उसी क्षेत्र से चुन के आए थे, उन्हीं क्षेत्रों से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, प्रारंभिक अवस्था वहां से हुई थी। अब जो है धीरे धीरे वहां बदल रहा है, समीकरण बदले हैं, लेकिन जो वहाँ पे दो प्रकार की स्थिति है। एक तो वहाँ पर जो संपन्नता है वो बहुत अधिक है, और गरीबी भी बहुत अधिक है। गरीबी की जो सीमा रेखा है वहाँ से भी कई लोग वहाँ नीचे रहते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक फायदा है यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चारों तरफ से किया है कि उन्होंने जो सभी क्षेत्र जो हैं, चाहे वो आदिवासी अंचल का हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र का हो, सबको कवर करके चले हैं। उन्होंने मालवा के लिए एक रोशनी दी है कि हम कैलाश विजयवर्गीय को खड़ा कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर नंबर 1 से एक कद्दावर चेहरा हैं, जिन्होंने कि बंगाल में जाकर और राष्ट्रीय राजनीति में एक क्षितिज पे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी यदि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलती है तो यदि उस क्षेत्र में एक लंबे समय के लंबे अंतराल के बाद में उस क्षेत्र को यदि गौरव जाता है कि वो अपने क्षेत्र से मुख्यमंत्री भेजे, तो इसके लिए वहाँ पर जो चुनाव है उसके समीकरण कुछ सीटों पर बदल सकते हैं, कुछ क्या काफी सीटों पे बदल सकते हैं। और चलिए मैं एक बार और सबसे मुलाकात कराने के बाद फिर से आऊंगा मैं आपके पास, तब तक आप सोच के रखिएगा, या सोच लिए होंगे तो वो आंकड़ा को अभी आप गुप्त रखिए। मैं जब आपको पूछूंगा कि यहाँ आप कितने सीटें देते हो, यदि आप आपके इतने एक्सपीरियंस के आधार पे, मैं अब रूबी सरकार जी के पास जाऊंगा। रूबी जी, आपका बड़ा नाम है, बड़ा आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, तो आप क्या मानते हैं कि इस सीट पर मालवा और निमाड़, इसमें बहुत बड़े कद्दावर नेता अभी मैदान में हैं, जैसे अजय जी ने कहा कि आपके कैलाश विजयवर्गीय जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में 2-3 सीटों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से जी। एक बुरहानपुर, जहाँ से मतलब वहाँ 4 कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और सिमिलर कैंडिडेट, मतलब उनके सेम पावर वाला कैंडिडेट है। तो क्या कहना चाहेंगे कि बुरहानपुर है, इंदौर है, एक है जहाँ से जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता है महू जी, जहाँ अंतर सिंह दरबार मैदान में है निर्दलीय के रूप में। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ किसी विशेष और भी कोई सीट ऐसी हो जिसके विषय में आप बात करना चाहती है, प्लीज आप बताइए दर्शकों को। और अंत में हम आपसे भी जानेंगे कि इन 73 सीटों में आप कितने सीटें किस पार्टी को देती है। पहले मैं बुरहानपुर की बात कर लूं। बुरहानपुर में चूंकि चौहान साहब के बेटे लड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजेस हो गया, खासकर अर्चना चिटनिस जी के लिए, क्योंकि अर्चना चिटनिस के ही वोट को वो इफेक्ट करेंगे, मुझे जो समझ में आ रहा है। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो पिछली बार का एमएलए है और निर्दलीय जीते थे, कांग्रेस ने इस बार उनको टिकट दिया। चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है बुरहानपुर में, तो बहुत कांटे की टक्कर है। ऐसे एकदम से अभी नहीं बोल सकते कि हाँ अर्चना चिटनिस को बहुत नुकसान हो जाएगा और वो शायद जीतने में कामयाब ना हो पाए, ये तो बहुत मुश्किल है कह पाना, लेकिन बहुत आसान भी नहीं होगा अर्चना चिटनिस जी के लिए। और उसी तरह कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि संजय शुक्ला भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है वहाँ इंदौर नंबर 1 पे। कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे ख्याल से इंदौर 2 से लड़ते थे, उनका बेटा भी वहीं से लड़ता था, लेकिन इस बार उनको नंबर 1 दिया गया। बिल्कुल। और ये बहुत पॉपुलर है संजय शुक्ला, तो और लगातार वो काम भी कर रहे हैं, तो पब्लिक से जुड़े हुए भी हैं। तो इस बार का जो चुनाव मुझे समझ में आता है वो व्यक्ति लड़ रहा है, पार्टी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसे मुझे देखने में भी आया है कि उस तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो उनको लग रहा है कि लोग को कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो शायद कांग्रेस को ही वोट देंगे। और बीजेपी के पास जो चेहरा है वो मोदी जी का है, उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया। तो बीजेपी के लिए भी ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि दोनों चुनाव व्यक्तिगत तौर पे लोग कैंडिडेट लड़ रहा है, पार्टी बहुत मजबूती से उनके साथ नहीं है। तो जो भी जीत हार होगी वो कैंडिडेट की खुद की छवि से होगी,
पार्टी के लिए हमको थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये तो है कि एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत लंबा हो गया बीजेपी का, और लोग बदलाव चाहते हैं। एक एक चीज को, टिकट बांटने में भी बीजेपी ने जो है बहुत पुराने चेहरों को दिया है, जिनसे लोग बहुत सालों से देख रहे हैं। अगर नया यूथ कोई फ्रेश चेहरा लाते तो शायद लोग उस पे विश्वास भी करते। बहुत लोगों की छवि, तो सर नाम यदि बता सकते हैं तो भी दर्शकों के लिए सुविधा होगी कि कहाँ हम इशारा करना चाह रहे हैं। हाँ, उज्जैन में ऐसी कुछ सीटें हैं। उज्जैन में जैसे पिछली बार मेरे ख्याल से 4 और 3 का था, 7 सीट है। तो इस बार जो है 5 और 2 पे शायद आ जाए, 2 बीजेपी को मिले, क्योंकि ये एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। तो अगर उस गढ़ पे चोट कर रही है कांग्रेस तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मालवा में चूंकि पिछली बार कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया था मालवा के वोटरों ने, तो इस बार हो सकता है कि कुछ गेन करे, ये भी संभव है बीजेपी। पर कुछ चेहरे हैं जैसे मोहन यादव, उनके लिए उन पर लोग शायद भरोसा न करें। इस तरह के कुछ चेहरे हैं, सबका नाम उल्लेख करना सही नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। कुछ चेहरे हैं जिन पे दाग है। हाँ, आपके उनको पास फिर अगर से मैं बदल आऊंगा, देते तो ठीक बहुत था। जल्दी फिर से आऊंगा मैं। और हमारे जो अतिथि है उनसे हम पूछेंगे, जो विश्लेषक है आदित्य नारायण उपाध्याय जी। आप मालवा निर्माण को लेके बहुत कई बार आपने एनालिसिस किया, आपने कई बार इसका विश्लेषण किया है, तो वर्तमान क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? आपके अंदाज से जो है कौन सी सीट पे चर्चा करनी बाकी रह गई हो या अभी भी करना चाहिए, तो क्या लगता है आपको किस सीट पर क्या स्थिति है? नहीं, बिल्कुल ये जो चुनाव है इसमें वास्तव में बहुत कशमकश की स्थिति है, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर कोई भी कुछ कहने को ग्राउंड लेवल पे लोग तैयार नहीं हैं, और इस चुनाव से आम पब्लिक उत्साहित नहीं है। सही बात तो ये है। और ये जो लंबे समय तक बीजेपी का शासन होने की वजह से, वैसे मालवा निमाड़ जो बीजेपी का गढ़ कहलाता है, तो बीजेपी की स्थिति वहां पर स्ट्रांग है। बीजेपी एक पावरफुल पार्टी है, उसके पास सत्ता रही है, उसके पास संसाधन ज्यादा हैं, तो वो लोगों तक पहुंचने में उसको ज्यादा आसानी है, और उसके पास में बूथ लेवल के वर्कर ज्यादा हैं। ऐसा देखा गया है खास तौर पे शहरी इलाकों में कि बीजेपी के अलावा कुछ पार्टियों के पास में तो बूथ लेवल पे लोग ही नहीं होते। तो कई बूथ ऐसे होते हैं जहाँ केवल एक ही पार्टी के लोग बैठे होते हैं, या दूसरी पार्टी से भी 1000-2000 रुपए लेके दूसरी पार्टी का बैनर लगा के एक ही पार्टी के लोग सब वहां जमे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। तो स्थिति ये है कि लोग परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन करके किसको ऑप्शन में लेना है, वो विकल्पहीनता की स्थिति आम लोगों में देखी जा रही है। लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन विकल्पहीनता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मालवा निमाड़ में कम से कम 40 सीटें बीजेपी को आना चाहिए स्पष्ट तौर पर। चलिए, वो तो मैं आपको ऑप्शन दिया था कि आप आखिरी में डिस्क्लोज जरूर करिएगा। अभी जो है हम केवल जिन सीटों पे चर्चा करनी चाहिए उन सीटों पे चर्चा करेंगे। जैसे मैं एक सीट के विषय में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। मैं इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने 2 अन्य जो बड़े नेता है उनको दबा दिया है, उनकी चर्चाएं नहीं होती है। जीतू पटवारी कांग्रेस से, बिल्कुल, तुलसी सिलावट बीजेपी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो दोनों सीट है, जी जी जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो इस सीट पर कौन भारी है? नहीं, विजयवर्गीय जी के आने से जो है, अब वो चूंकि राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता हैं, तो उस क्षेत्र में केवल उन्हीं की चर्चा हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। बाकी लोगों की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन उनकी अपनी अपनी सीट पर स्थितियां मजबूत हैं, और उनकी सीट पर मुझे नहीं लगता कि विजयवर्गीय जी के चुनाव लड़ने से कहीं उन लोगों को कहीं कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं है। मैं केवल चर्चा के लिए मैंने कहा। हाँ, कि विजयवर्गीय जी के आने के कारण से इन दोनों जगह पर चर्चाएं नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, केवल चर्चा होती है तो विजयवर्गीय जी की होती है मालवा निमाड़ में। और इन लोगों की चर्चाएं, चूंकि जीतू पटवारी भी सबसे ज्यादा मीडिया में आने वाले नेता हैं और चर्चित रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके ना तो पिछले दिनों कोई बयान हाईलाइट हुए, ना उनके चुनाव की सरगर्मियों की हाईलाइट्स जो है लोगों तक पहुंच रही है। ये बात तो सही है। अब इसको या तो किसी का मीडिया मैनेजमेंट ज्यादा पावरफुल है या क्या है, लेकिन चलिए फिर से मैं आऊंगा। अभिषेक शर्मा जी, एक सीट पर मैं आपसे विशेष रूप से बात करूंगा, आलोट सीट पर। वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो प्रेमचंद गुड्डू, बेटी
सावेर के उम्मीदवार कांग्रेसी उम्मीदवार, पिता निर्दलीय उम्मीदवार आलोट। तो क्या कहना चाहेंगे कि इससे क्या दोनों सीटें फंस गई है? देखिए जय जी, जैसे आपने बोला कि मालवा और निमाड़ जो है वो सत्ता की चाबी है। सूर्योदय सत्ता का वहीं से होता है, नो डाउट। क्योंकि अगर आप पिछले 2018 को देखो तो कांग्रेस की जो बढ़त थी वो वहीं से थी। हाँ। और सबसे ज़्यादा सीटें और देखा जाए तो उनको मालवा और निमाड़ से ही मिली थी। और अगर आप उस बेल्ट को पूरा देखें तो अभी आज की समय में कांग्रेस के पास सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा अब है ही नहीं। आपको याद हो कि हर विधानसभा में पहले एक मुद्दा उठता था कि सड़क, पानी, बिजली। अब फ्री बीच की बातें हो रही हैं। तो आलॉट की जो आपने बात करी तो वहाँ भी अब देखिए कांटे की टक्कर इसलिए है क्योंकि जब पर्सनल रिश्तेदारी या पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं तो वोट शेयर जो हैं वो कम होते हैं। जैसे कि होशंगाबाद में आप देख लीजिए, दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं तो असमंजस है। आप भोपाल उत्तर में देख लीजिए तो असमंजस है। अभी वहाँ चर्चा करेंगे, उसके बाद आई रहे तो मालवा निमाड़ में जो चीजें हैं उसमें अगर हम देखें तो बीजेपी को पहले जो 28 सीटें मिली थी और परंतु उनका वोट परसेंटेज काफी अच्छा था, 44 वोट मिले थे। तो मालवा निमाड़ में कहीं ना कहीं जो आलोट सीट है उसमें भाजपा अभी टक्कर देने के मूड में है, ऐसा नहीं है। परंतु अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार थोड़ी सी बढ़त अभी कांग्रेस लगाती हुई दिख रही है, क्योंकि 1% का जो वोट शेयर है वो आप देखें सिर्फ 1% का है। 2018 में 43% जो है वोट शेयरिंग थी मालवा निमाड़ की और अभी भाजपा को 44 थी। तो 1% आप देखिए कि जो आदिवासी बेल्ट है 44 के आसपास जो सीट्स हैं वो मालवा निमाड़ के आसपास हैं, जिसमें नहीं 22 जो है रिजर्व सीट्स हैं आदिवासियों की। तो जो 22 रिजर्व सीट्स हैं आदिवासियों की उस पर लगातार कमलनाथ जी और शिवराज सिंह जी लगातार उनकी मीटिंग्स होती रही। और आप देखिए कि जब इलेक्शन नहीं डिक्लेयर हुआ था उसके पहले भी अमित शाह की 2 से 3 यात्राएं हुई। उन्होंने एक अपने वक्तव्य में बोला कि जब मैं रतलाम के रास्ते गुजरात से आता था और सड़कें इतनी खराब थी कि मेरी कमर टूट जाती थी। और आज देखिए कि अब कांग्रेस ये मुद्दा उठा भी नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सड़क, पानी और पानी सब उपलब्ध है। अच्छा, एक सवाल है जी, बड़नगर को लेके है जी। बड़नगर में पहले जितेंद्र सिंह पंड्या को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी जी, और राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट मिला कांग्रेस से। जी, टिकट को बदला गया वहाँ और मुरली मोरवाल जो वर्तमान विधायक है उन्हीं को रिपीट किया गया। जी। इस सीट पर आपका क्या आकलन है? सर, कांग्रेस और भाजपा में इस बार सीट के परिवर्तन को लेकर अगर आप देखें तो लगातार सत्ता परिवर्तन को इसलिए हुई क्योंकि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज शेयर यहाँ भी देखने को मिला। अगर आप पिछली बार देखें तो जो कांग्रेस की बढ़त थी उसमें कम था और भाजपा की जो जहाँ भाजपा जीती है उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा था। तो बड़नगर में अगर सीधा, चूंकि आपने अभी बोला है कि बाद में डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी सीटें हमको देना है, मैं तो पूछूंगा आपसे। जी, आऊंगा मैं वहाँ पे। जी, हम लोग आज उसी के लिए बैठे यार, हमें आना वही है, लेकिन विश्लेषण के बाद आऊंगा मैं। तो इस सीट पे क्या लगता है कि बदलना कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, दोनों चीज़ें हैं क्योंकि दोनों पर कंटिन्यूएशन में कांग्रेस और भाजपा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत लगातार 10-15 सालों से एक ही उम्मीदवारी रही हो। तो जिस हिसाब से अगर हम सिनेरियो देखें तो लगातार 5-10 सालों में उम्मीदवार बदलते रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर देखा जाए तो दोनों के लिए कांटे की टक्कर है सर। चलिए, दोनों के लिए कांटे की टक्कर है। फिर हम अजय श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे और विशेष करके एक सीट पर बात जरूर करेंगे और बाकी उनके ऊपर छोड़ेंगे कि वो किस सीट पर चर्चा करना चाहते हैं। वो है गरट सीट। सुभाष सजतिया दिग्विजय सिंह कार्यकाल में मंत्री रहे जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अब ये 71 साल के हो गए हैं। उनके सामने चंद्र सिंह सिसोदिया को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अजय जी, क्या लगता है यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है? देखिए, सुभाष सोजतिया जो हैं उनका ये कुछ क्षेत्र जो आते हैं उसमें जातिगत समीकरण मायने रखते हैं। चूँकि सुभाष सोजतिया जो हैं वो जैन हैं और उनकी परसेंटेज जो है आबादी वहाँ कम है, लेकिन गरोठ जो है वो सिसोदिया बहुल क्षेत्र कहा जाता है। तो कभी ना कहीं चुनाव में जो समीकरण होते हैं
वो जातिगत समीकरण भी आते हैं। ठीक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रश्न इस बात का है कि मध्य प्रदेश में जो पिछला कार्यकाल रहा है, मेरे ख्याल से 2003 का चुनाव, 2008 का चुनाव, 2013 और 2018, ये जो 4 चुनाव हुए हैं, कांग्रेस भले ही ये कहे कि ये उसको बड़ी आसानी से वो फतह हासिल कर लेगी, ये सबसे कठिन चुनाव है जय जी। उसका कारण ये है कि 1 लाख जैसे अपने यहाँ जो 230 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें लगभग 2.5 लाख वोटर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज है, और 2.5 लाख वोटर में लगभग 1,25,000 वोटर ऐसा है जो कि सीधा जिसने लाभ प्राप्त किया है सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार से किया हो, चाहे वो राज्य सरकार से किया हो। एक एवरेज बहुत बड़ा लाडली बहना का भी बनता है, और जो एक सशक्तिकरण, जब महिला सशक्तिकरण होता है और एक महिला के पास जब अपना एक आत्म स्वाभिमान जागृत होता है, वो लाडली बहना ने किया है। कांग्रेस को क्या है कि लोगों को कांग्रेस की कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि विश्वास समाप्त हो जाता है। आप लीजिए कि 1 जून 2000 को लगभग 2 लाख दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को कांग्रेस गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया था। ठीक है, चूंकि वो सिंगल इंजन की सरकार थी, दिग्विजय सिंह ने ये कहा था कि मुझे केंद्र जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और मेरा काम सिर्फ वेतन बांटना रह जाएगा यदि मैंने इन लोगों को नहीं निकाला। वो बहुत ही एक मतलब आप ये समझिए कि बीपीएल से की लेयर के व्यक्ति थे वो लोग, कोई बड़े घरों के बेटे नहीं थे, और जिसमें कई लोगों ने आत्महत्याएं की, कई लोगों का मरना हुआ। तो उसके बाद आज आर्थिक स्थिति जो है मध्य प्रदेश में भले ही कर्ज हो, लेकिन आज वो इस स्थिति में है कि 1.25 करोड़ लाडली बहना को वो एक सम्मानजनक राशि दे रहे हैं, उनके बैंकों में पहुंचा रहे हैं, और उसमें अभी तक कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आई है। तो एक जो विश्वास होता है, जो एक आधी आबादी जो होती है, जो सबसे सशक्त होती है, और ये जो है एक जीवित वोटर हैं। होता यह है कि जैसे 2.5 लाख वोटर हैं तो उसमें कौन कहाँ है, कौन बाहर गया है, लेकिन जो 56,000 55,000 जो एक आंकड़ा है, वो तो जीवित वोटर है, वो तो एक जागरूक वोटर है, उसके पास उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, और वो किसी और पे विश्वास नहीं करती। महिलाएं जो हैं उनका एक मतलब नेचुरल गुण होता है कि वो वास्तविकता में विश्वास करती हैं, और वो किसी के बातों में भी इतने जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो जीवन जीती हैं, जो अपनी घरेलू समस्याएं हैं, जो एक घर से का मतलब कहना चाहिए कि वित्त मंत्री का जो रोल होता है वो करते हैं, चाहे वो छोटे घर की महिला हो या बड़े उसकी हो। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं उनके लिए कई आवश्यकताएं होती हैं, और वो अपना ये मानते हैं। तो ऐसा मैं मान रहा हूँ कि 80 से 90% जो लाडली बहना का वोट है वो भाजपा की तरफ जाएगा। चलिए 80 और से 90% कांग्रेस का सिंगल इंजन इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी शक्ति में, वो जो 1500 रुपए या 500 रुपए का गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वो सिंगल इंजन उसका खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा, इसमें संशय है। चलिए, सिंगल इंजन और डबल इंजन की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में कौन जीतता है? डबल इंजन की स्पीड तेज होती है या सिंगल इंजन डबल इंजन को पीटती है? ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले आप ये कर बता दीजिए, आप बता दीजिए। अभी एक सर बार क्या हुआ था, मैं डबल इंजन की बात बता रहा था। जी बताइए, बता दीजिए। 1977 में क्या हुआ था कि मधु दंडवते जो थे वो रेल मंत्री थे। उस समय एक प्रस्ताव आया कि सोवियत संघ से हमारे लिए बड़े शक्तिशाली इंजन खरीदने हैं रेल के, जो कि लगभग 50 डिब्बे को खींच लें। पहले जो इंजन थे डीजल इंजन, उनकी ताकत जो थी वो केवल 25 डिब्बे की थी। तो रेल मंत्री जो मधु दंडवते ने कहा, देखो मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, और यदि इंजन डबल कर दिए जाएं तो ताकत बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा ये प्रयोग किया जाए। जब वो प्रयोग किया गया तो 50 डिब्बे खींचने में वो डबल इंजन सफल रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो डीजल इंजन का अपने देश में उत्पादन बढ़ेगा, अपनी विदेशी मुद्रा जो है विदेश जाने से बचेगी। तब से ये जो डबल इंजन शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये जो सरकार है ये डबल इंजन का जो है एक उदाहरण देती आ रही है। तो रूबी सरकार जी, फिर मैं आपके पास आऊँगा और विशेष रूप से एक सीट पर आपसे भी चर्चा करूँगा, बाकी आप पे ऊपर छोड़ूंगा कि आप किस सीट पर चर्चा करना चाहती है। ये है जावद, नीमच की सीट है। समंदर पटेल बड़े दलवाल के साथ में पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन से ठीक पहले घर वापसी करते हैं। तो क्या लगता है आपको, इनके घर वापसी कहीं इनको घर में तो नहीं पहुंचा देगा?
हाँ, या बिल्कुल। घर वापसी इनको भोपाल विधानसभा में पहुंचाएगी? नहीं, यहाँ मुझे लगता है ओम प्रकाश सकलेचा जी ज्यादा जी। मजबूत हैं जावद में। और उसका रीजन ये है कि जब आप बार बार सीट बदलते हैं जी। या दल बदलते हैं हम्म, तो लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता है। हम्म, और यही चीज आप देखेंगे सुरजीत सिंह डंग के साथ भी हो रहा है वहाँ, क्योंकि वो एक बार आपके चेहरे पे और आपके ऑनेस्टी पे दाग लगने के बाद फिर लोग थोड़ा विश्वास कम करने लगते हैं। तो ये जो फेज है ये सबको झेलना पड़ेगा जिन्होंने भी किया है। और एक जगह की आप बात कर रहे थे चिंतामणि जी की, चैतन्य कश्यप रतलाम शहर में है जी। उन्होंने उनकी छवि बहुत अच्छी है। उन्होंने, हमने ऐसा सुना कि उन्होंने तनख्वाह भी नहीं ली, उन्होंने बहुत सेवा की, अपनी तनख्वाह भी दे दी देश के या शहर के डेवलपमेंट में। तो इसलिए इस तरह के जो काम करते हैं, समाज सेवा या लोगों से जुड़े रहते हैं, हमेशा कनेक्ट रहते हैं, लोगों के घर में जाते हैं। एक कैंडिडेट और है जिन्होंने कोरोना में इतनी सेवा करी कि उनके बेटे का शायद निधन हो गया, ये इंदौर में है। तो आप जब जाएंगे ना फील्ड में तो इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जो दूसरों के लिए करते हैं उनके लिए जो छवि बनती है जनता के दिल में वो अमिट होती है। फिर वो इलेक्शन में जब उनको मौका मिलता है तो वो जरूर इस पर सोचते हैं। तो इस तरह से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। तो लोगों का जो जैसे हमने कहा पहले कि चेहरा नहीं, बीजेपी में चेहरा नहीं है और कांग्रेस लोगों तक उतनी पहुंच नहीं रहे, शायद उनके पास साधन नहीं है। तो उस वक्त ये सारी चीजें बहुत काम आएगी कि अब व्यक्तिगत कितना कनेक्ट है लोगों से। तो इसलिए इस बार जो चुनाव जीतने वाले हैं मुझे लगता है उनका व्यक्तिगत छवि बहुत काम आएगी, ये मेरा कहना है। इस बार जो और किसी सीट पे बात करना चाहेंगे आप? अब चिंतामणि जी की आलोट में बात करी, हम आलोट की बात है। चिंतामणि जी जो है सांसद रहे हैं, हाँ। उनको उज्जैन से लाके आलोट से लड़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो निकाल लेंगे क्योंकि उनकी छवि अच्छी है और वो सांसद भी है, उनको लाया गया है। हालांकि बाहरी की बात होगी जरूर, लेकिन फिर भी छवि अच्छी है तो वो व्यक्ति। एक चीज इस दौरान मैंने देखी है, जो खासकर यूथ की बात करूं मैं, वो इस तरह की चर्चाएं बहुत करते हैं कि कौन ईमानदार है और कौन किसके चेहरे पे दाग है या कौन किस तरह के घपले किए हैं। ये सोशल मीडिया का इफेक्ट बहुत है इसमें, बिल्कुल, कि लोगों को ये दिमाग में बहुत असर करता है कि ये तो बहुत, अभी प्रॉपर्टी का जो एडीआर ने जारी कर रहे हैं एडीआर, उस पे भी लोग बहुत गौर से पढ़ते हैं। पावर नहीं है, आप मिनिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल तो सही कैसे है। बढ़ रही है। तो ये खासकर बुजुर्ग ना भी देखे तो यूथ बहुत कनेक्ट करते हैं इन चीजों से। वो ईमानदार व्यक्ति ढूंढते हैं, साफ सुथरी छवि ढूंढते हैं, यंग व्यक्ति ढूंढते हैं, एनर्जेटिक ढूंढते हैं, जो फील्ड में काम करे, जो उनसे बात करे, वो ऐसे लोग ढूंढते हैं। अच्छा, एक सीट पर जो है जी, मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा, ये भी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं जी, बड़े कद्दावर नेता है। पिछले बार बहुत मत से, जितने बड़ा नाम है उतने ही मतों से वो हारे हैं। इस बार फिर से उनको उतारा है। 77 वर्ष के हैं नरेंद्र नाहटा जी, मनासा से उनको उम्मीदवार बनाया गया। और एक जो है अनिरुद्ध मारू, जिनके लिए हमने देखा है कि जब रैली निकली थी, यात्रा निकली थी, जब इनके भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पथराव किया गया था। जब खबर मिली, मालूम पड़ा कि मारू के खिलाफ बहुत लोग हैं, उन लोगों ने हमला किया है। तो क्या लगता है कि एक 77 वर्षीय भूतपूर्व जो है बड़े नेता है, बड़े अंतर से हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है कि आपको ये सीट किस ओर जाने की संभावना दिख रही है? ये हम ये कह सकते हैं ये कांटे की टक्कर है। देखिए, बुजुर्ग अगर ईमानदार है, उनकी छवि अच्छी है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़े अंतर से पिछले बार हारे, 30,000 से हारे पिछले बार लगभग। हो सकता है इस बार जीत जाए। हाँ, ठीक है, आपका आकलन इस बार जीत सकते हैं। जीत, जैसे बिल्कुल, हमने बिल्कुल, सुभाष बिल्कुल। सजोतिया से बात की, सुभाष सजोतिया जी के लिए गरड के विषय में बात की, और अभी फिर एक सीट पे आपने हरदीप सिंह डंग का भी नाम लिया है जी। मंत्री है, बड़ा नाम है, इनका भी जो है भारी विरोध होने के बावजूद जिस कोटे से ये आते हैं उस कोटे से ये चुनाव जीत गए।
लेकिन इस बार एक और नाम है जगदीश देवड़ा जी। ये अभेद किला माना जाता है भारतीय जनता हाँ, पार्टी इस बार भी मुझे जहाँ तक लगता है इस बार भी वो निकाल लेंगे। इस बार भी वो निकाल लेंगे। जी। चलिए आदित्य नारायण जी, हम फिर से कुछ और चलते हैं जहाँ सीटों के बजाय व्यक्ति पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस बार एक व्यक्ति वहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कद्दावर नेता है, बड़ा नेता है, प्रभावशील नेता है, अरुण यादव जी। निमाड़ के, उनके पिताजी मालवा निमाड़ में बड़े पकड़ रखने वाले नेता रहे हैं। जी। अरुण यादव भी अपने आप में प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनका भाई वहाँ से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन अरुण यादव का नाम कहीं पर नहीं है। ये क्या लगता है, जो आरोप लगाया जाता है आमतौर पे कि नकुल नाथ और जयवर्धन जो है, इनके कारण से क्या ये विकेट उड़ गया है राजनीतिक मैदान से? वो बिल्कुल चर्चा तो यही है, और ये जो है ये शुरुआत हो चुकी थी पिछले विधानसभा चुनाव से जी। जब उनको बुधनी से लड़ाया गया था जी। तो तभी से ये चर्चा थी कि ये इन्होंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा वहाँ से, हाँ। बल्कि इनको जानबूझ के वहाँ से लड़ाया गया है। हाँ। आप इसी बात को देखें कि वर्तमान में इस बार फिर बुधनी से जो शिवराज सिंह जी के खिलाफ जो उतारा गया है वो किस लेवल का मतलब पॉलिटिक्स में किस लेवल के नेता हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का पैरामीटर जो है शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाने का पैरामीटर किस लेवल का है, वो कैसे लोगों को वहां चुनाव लड़ाते हैं शिवराज के खिलाफ। ऐसा लगता है कि जैसे किसी सीट पर जो है बाकोवर दिया गया है। तो अब ऐसे बाकोवर देने वाली सीट से यदि किसी प्रदेश लेवल के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा तो इसका मतलब है कि वो उस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं जो है पीछे धकेलने का प्रयास है। और चूंकि उनके पिताजी जो है सुभाष यादव एक बहुत बड़े कद्दावर जमीनी नेता थे और उनका गांव-गांव में किसानों के साथ में और कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए जो है उनकी पकड़ बहुत व्यापक थी। ऐसे व्यापक लीडर और उनके सुपुत्र जो है यदि सक्रिय होते हैं तो निश्चित तौर पर जो और लोग जो ऑलरेडी सत्ता में या पार्टी में पकड़ रखते हैं उन लोगों को दिक्कत होना स्वाभाविक है। और यदि उनकी पकड़ ऊपर तक है तो वो निश्चित तौर पे इनको जो है पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे और यही हो रहा है। हालांकि इनके छोटे भाई को टिकट दी गई है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्य धारा में जो पकड़ वाली धारा है उस सबसे बहुत दूर हो गए। लेकिन ये जो स्थिति है निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर खंडवा और उसके आसपास के क्षेत्र में, जहां कांग्रेस को यादव जी को पीछे धकेलने से दिक्कत हुई है, लेकिन बीजेपी को भी तकलीफ इससे दिक्कत होगी। जो उनने नंद कुमार चौहान जी के सुपुत्र को जो है टिकट नहीं देकर के जिस तरीके से जो हुआ है, जो भी घटनाक्रम, उस घटनाक्रम से जिस तरीके से बीजेपी उस क्षेत्र में दिक्कत झेलेगी उसी तरह से कांग्रेस दिक्कत झेलने वाली है। तो इस तरीके से फिर ये दोनों चीजें जो है मिला के एक जैसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। आप खड़ी हो सकती है, लेकिन ये है कि अभिषेक शर्मा जी, आप किसी सीट पे बात करना चाहेंगे, विशेष करके इंदौर को क्या मानते हैं कि इंदौर में 9 सीटें हैं। पिछले बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, विशेष करके इंदौर का अगर हम बेल्ट देखें तो देखिए आज ये देश में नंबर 1 स्वच्छता में, नंबर 1 खान पान में, और ये जब से कैलाश जी तो हमेशा कद्दावर और चीज़ें रहे। इंदौर में 2 हैं, सुमित्रा ताई और कैलाश जी। इनका आज राष्ट्रीय स्तर पर नाम काफ़ी अच्छा है और इन्होंने यूथ के लिए और इंदौर शहर के लिए, मालवा निमाड़ के लिए काफ़ी काम भी किए। अगर हम नंबर 1 देखें तो पहले भी जैसे चर्चा कर चुके हैं, अजय जी और रूबी जी बता चुकी हैं कि नंबर 1 जो है कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस समय व्यक्तिगत अगर हम देखें तो व्यक्ति एक्टिव रहे, कैलाश जी भी एक्टिव रहे, तो सामंजस्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गोलू शुक्ला जी को शुक्ला और संजय शुक्ला जातिगत समीकरण बैठते हैं तो एक पर उनको भी सपोर्ट मिलेगा। गोलू शुक्ला का सपोर्ट एक पर भी मिलेगा। रूबी सरकार जी, यहाँ आप एक महिला है, सवाल वही है जो पहले अजय श्रीवास्तव जी ने हमको पूरी तरह से विश्लेषण करके बताया कि जो लाडली बहना योजना है
वो बहुत प्रभावशाली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मास्टर स्ट्रोक है। और संयोग से आचार संहिता लागू होने के बावजूद जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने उनको परमिशन दी है कि आप उनके इंस्टॉलमेंट जो है वो आप दे सकते हो, तो ऐसे भर चुनाव में अकाउंट में पैसा जा रहा है। महिलाओं में कितनी खुशी होगी, और इस खुशी के जो परिणाम है, क्या वो वोटों में तब्दील होगा? मुझे नहीं लगता। अगर वोटरों में वोट में तब्दील हो जाए तो फिर कमलनाथ जी कह रहे हैं हम 1500 देंगे, तो वो ये सोचेंगे ना हम 1500 वाले को वोट दें। 1500 नहीं, उसके जवाब में तो शिवराज ने बोल दिया हम 3000 रुपए देंगे। हाँ, देंगे में और दे रहे में बहुत अंतर है। नहीं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि महिलाएं बहुत पैसे के पीछे या बहुत लालची है, या अगर 1200 रुपया या 1500 रुपया आप दे भी देंगे तो उसकी लाइफ तो ऐसे ही चल रही थी, उसके लिए वो वोट देंगे लालच में, ये मुझे नहीं लगता। चलिए अजय जी, आप आपस में थोड़ा बात करिए, कारण क्या ये मुद्दा आपने छेड़ा है कि लाडली बहनों को जो है इसको फायदा दिया जा सकता है, जो फायदा मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलना है, और रूबी सरकार जी का कहना है नहीं मिलना है। आप आपस में थोड़ा सा बात कर लीजिए कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, महिला मतदाता को इतनी लालची आप मत समझिए कि वो। अजय जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे तरफ से आप ही जवाब दे दीजिए, ये मुद्दा आपका था। देखिए जय जी, ऐसा है कि रूबी जी ने एक बात ये की, महिलाओं को लालची। देखिए, महिलाओं को लालची नहीं, यदि बहन शब्द जहाँ यूज होता है एक इमोशनल वर्ड है, और दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण है। आर्थिक सशक्तिकरण जो होता है एक हिम्मत होती है, व्यक्ति जो है जब आर्थिक रूप से उसको कहीं से आय का स्रोत आता है। प्रश्न यह है कि वो स्रोत उसके लालच का नहीं है। एक क्या होता है कि जो पैसे की कई दशाएं होती हैं, एक किसी से मांगा जाता है, एक पैसा जो है वो अपने आप आता है, और एक पैसा जो होता है जैसे इंजेक्शन से खून निकालते हैं ना, वैसे भी कमाया जाता है। तो जो पैसा है जो इजीली आता है ना, उसकी कीमत जिस व्यक्ति के पास आता है उससे बहुत अधिक होती है, उसे लालच नहीं कहा जाता है। जो कहा जाता है कि मतलब जैसे पैसा है किसी से मांगा, तो एक उसमें आत्म स्वाभिमान अपना उसमें थोड़ा कम करके देखा जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग है, उसके पास कई प्रकार से आ जाती हैं, और कई ऐसे परिवार रहते हैं जिनमें कई प्रकार की एक रात दिन जो प्रकार की समस्याएं आती है। यदि महिला के पास में अपने बच्चे की फीस के लिए, बच्चे की छोटी छोटी जरूरत पूर्ति करने के लिए उसके पास कोई पैसा रखा है, उसके पास उसे कहीं अपने कोई मतलब उसका व्यक्तिगत उपयोग यदि उसे करना है, और उसके पास उसे किसी के सामने मांगना नहीं है, यदि वो आर्थिक रूप से कोई काम नहीं कर रही है, उसे उस के लिए अपने पति से भी अनुरोध नहीं करना पड़ रहा है, परिवार से अनुरोध नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे दीजिए, और उसके पास पैसा आ रहा है। देखिए, वो सशक्तिकरण जो होता है ना, एक मन में जो मान होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। यदि इसे आप ये कहेंगे कि ये लालच है या ये कहेंगे, तो एक नहीं है। एक देखिए मोदी जी ने भी उस बात को जोड़ा, उन्होंने कहा है कि जब मामा का नाम आता है तो शिवराज याद आ जाते हैं, बहना का नाम आता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कारण ये है कि जो बात हुई है कि कई जैसे सड़क पर मवेशी की बात कही दिग्विजय सिंह जी ने, लेकिन सड़क पर मवेशी यदि आए हैं तो उसमें कसूरवार दिग्विजय सिंह जी हैं। क्यों कसूरवार हैं? कि जो चरोखर भूमि थी गांव की, वो उन्होंने बांटी हरिजन आदिवासियों के लिए। अरे जिसमें हक था गाय का, मूक जानवरों का, वो तो कह नहीं सकते थे कि भैया ये जमीन हमारी है, आप हमें दे दीजिए। अब वो जमीन पे उन लोगों ने खेती कर ली, तो वो जो जानवर है वो आके बैठ गया सड़क पे। अब आप कह रहे हो कि हम गौशाला डालेंगे, ये करेंगे। तो एक ये चीज है कि कांग्रेस जो है वो कई उसमें आ रही है। इस चुनाव में कई फर्क ऐसे आएंगे जिनका कि दूरदृष्टि तौर पे कोई नाम नहीं है। चाहे वो हमास इजराइल का युद्ध हो, उसके बीच में जो चल रहा है संघर्ष, वो जनमानस पे रोज असर कर रहा है, कहीं ना कहीं से कर रहा है कि भाई क्या बात है कि वहां पर सब दूर मतलब जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो कांग्रेस जो अपनी स्थिति जहां मजबूत करती है, जहां चाहे उसके उसमें हो कि मतलब जहां वो एक समय कांग्रेस ने 1980 में जो नारा दिया था कि मतलब जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज वही कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जो कांग्रेस ने अपना एक ध्येय बना के चली थी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, आज बड़ा परिवार सुखी परिवार लालू यादव के पीछे चल रहे हैं।
तो जो जातिगत जनगणना है भाई, उस स्थिति में देखा जाए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो देखा जाए तो गांधी परिवार की तो कोई हिस्सेदारी नहीं बनती, कोई हिस्सेदारी नहीं उनकी समाज का। तो 0 पॉइंट पर पहुंचने वाला है फारसी समाज, जिससे कि वो बिलोंग करते हैं, जिससे कि फिरोज गांधी आते थे। तो प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर रही है, कांग्रेस अपना कौन सा वो कर रही है। तो कांग्रेस के जो एक विश्वसनीयता है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से बहुत हटी है, और उसको विचारधारा से हटने के बाद जो परिवार के पीछे वो चली है, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा यदि किसी राजनीतिक दल ने हिंदुस्तान में उठाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, आप जैसे उन्होंने कहा अजय श्रीवास्तव जी ने कि लाडली लक्ष्मी जो बहना योजना है, ये योजना बहुत ही असरकारक है, लेकिन रूबी सरकार जी इससे सहमत नहीं है। नहीं, मैं ये कहती हूँ काम दे ना, महिलाओं को काम दे, वो ज्यादा स्वाभिमान उसके लिए भी शिवराज ने भी और आपके कमलनाथ जी ने भी कहा कि शिवराज ने कहा कि हम 10,000 रुपए तक जो है हर महीने हाँ, ये तो इनकम हो, कंपटीशन ऐसे हो हम गया काम ना, देंगे। लेकिन सवाल अर्थव्यवस्था जो भी तो 1,000 रुपए देखिए। उनके खाते में जा रहा है, सवाल उसका है। इस बारे में श्रीवास्तव जी मेरा कुछ जी, आप मेरा बताइए, कुछ बताइए, और इस प्लीज। बात को आगे ले जाने जी बताइए, बोलिए इस विषय प्लीज। को है हाँ हाँ, कि ये जो एक थोड़ी सी गलतफहमी फैलाई गई है कि जो है 50% वोटर महिलाओं के हैं और 50% वोटर सीधे सीधे बीजेपी को लाभ देने वाले हैं सिर्फ इस योजना से। लेकिन असलियत ये है कि ये इसकी जो लाडली बहना की जो शर्तें हैं, उस शर्त के मुताबिक लगभग 65% महिलाएं, जो 65% महिला वोटर वो इस श्रेणी में के लिए एंटाइटल है, लेकिन उनमें से अभी केवल 40% को ही मिला है इसका लाभ, 1,32,00,000। हाँ, तो अब वो जो 40% को मिला महिलाओं में से, हाँ, यानी कि लगभग पूरे जो वोटर महिला और पुरुष के मिला के होते हैं, उसका वो ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा 25% हो रहा है। महिलाओं में से 40%, तो महिला पुरुष मिला के जो टोटल वोटर का 25%। अब इसके आगे ये कहना है कि जो महिलाएं एंटाइटल नहीं है, वो सीधे सीधे उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको एक कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ कि हम में से यदि 30 या 40 लोगों को, 100 में से 30 या 40 महिलाओं को सरकार सीधे सीधे आर्थिक लाभ दे रही है, तो बाकी के जो 60% है उन लोगों को दिक्कत है। ये तो केवल महिला वोटरों की बात हुई, लेकिन यहाँ पे युवा भी हैं, बेरोजगार भी हैं। वो बेरोजगारों के मन में भी ये बात आती है और उनकी चर्चाओं में बिल्कुल जब चर्चा होती है तो ये बात होती है कि लाडली बहना है तो लाडले भाई क्यों नहीं है ना। तो आप इस योजना को केवल यहाँ तक, केवल इसकी चर्चा केवल सीमित यहाँ तक नहीं होगी, इसका विस्तार बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, एक अब बात इसका बताइए, असर कितना होता है ये तो चुनाव के परिणाम दिखाएंगे। जी, इसी में एक सवाल है आप इसे है कि जो बहने के खाते में ये राशि यहाँ पर डाल रहे हैं, बीजेपी डाल रही है अभी, क्या ये मर्दों में, उसमें कोई मर्दों का कोई अधिकार नहीं है? ये तो पुरुष प्रधान देश है, किसी भी महिला के खाते में अगर पैसा डालोगे तो वो पुरुष भी खुश होते हैं कि कम से कम हमारे जेब से जो है उनको देना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो लेकिन जो आप जो है लाडली बहना है तो लाडला भाई क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब तो उसी में ही है। नहीं, लेकिन असल में ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, कि पति की इनकम पर महिला का पूरा अधिकार होता है और कंट्रोल भी होता है। जब वो पैसा घर में आ जाता है तो वो किस किस मद में कैसे खर्च होगा, इसके निर्णय में महिला का विशेष जो है रोल होता है। तो ये भी तय है कि पत्नी के खाते में जब पैसा आता है तो जिस श्रेणी की महिलाओं को आज वो एंटाइटल हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो बैंक तक नहीं जाती हैं। वो पैसा लेकर के कौन ला करके देता है और किस माध्यम से उनके हाथ तक पहुंचता है, ये भी सवाल उठता है। और वो पैसा किस मद में खर्च होता है, ये भी सवाल उठता है। लेकिन जितना जितना वो पैसा खर्च होता चला जाएगा, जो लोग उससे वंचित हैं उनके मन में कॉम्प्लेक्स पैदा होता चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, कहने की और प्रचार करने की कोई भी बात हो सकती है। बिल्कुल। मैं जय जी इसमें और ऐड करना चाहूँगा। लाडली बहना योजना जो है, इसमें देखिए, मैं अभी एक जगह हम रिपोर्टिंग में गए, हमने पता किया कि क्या है, तो नगर निगम कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी, उसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष तो थे ही। तो जो आपका कहना है कि लाडली बहना और लाडली भैया
तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पुरुषों का ही लाभ है, क्योंकि बहनाओं को तो नहीं मालूम, पुरुष ही अखबार और ज्यादातर न्यूज चैनल देखते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उससे अवेयरनेस का के लिए जो प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम किया गया, वो किया गया है भाइयों नहीं बहनों के लिए। और देखिए, एक परिवार में अगर मान लो 5 महिलाएं हैं और 5 महिलाओं को 1200 1000 रुपए भी मिले, तो सीधे सीधे 5000 रुपए से ज्यादा उनके परिवार में आ गए, जो कि एक परिवार के लिए सक्षम होता है 5 से 10,000 रुपए। तो इसका एक इफेक्ट वोटर्स पर तो काफी पड़ेगा। देखिए, पड़ेगा, मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप इसको मान लीजिए, भले ही आप इसको बोल दिए कि बेरोजगार नाराज हो गए या किसान नाराज हो गए या व्हाटएवर जो भी आप कह दिए, पर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी जो चुनाव आयोग ने जो अभी दिए हैं कि नहीं भाई 7 तारीख को भी आप डालिए शिवराज जी पैसा, कहीं ना कहीं आदेश तो आया ना, बिल्कुल तो आया। उस आदेश से भी प्रभाव पड़ेगा कि भैया शिवराज ने शुरू कर दिया, पता नहीं, क्योंकि अभी जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी अभी आए, आपने देखा होगा कि उन्होंने तो साफ कर दिया कि हिमाचल में महिला न्याय सम्मान योजना के नाम पर 1500 अभी तक 10 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए नहीं मिले। तो बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है कि भैया अगर आप कांग्रेस लाओगे तो आपको नारी सम्मान योजना नहीं मिलना है, शिवराज लाओगे, भाजपा सरकार लाओगे तो आपको ये सम्मान मिलना है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अच्छा, एक और सवाल, लाडली बहनों के बाद खाली एक सवाल और रह जाता है, मैंने सभी से मैं जानकारी ये लेना चाहूँगा कि क्या किसान कर्ज माफ़ी, क्या पिछले बार की जो घोषणा थी और इस बार भी जो है दोनों पार्टियों ने कुछ ना कुछ किसानों के लिए दिया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस इलेक्शन में किसान कर्ज माफ़ी का और जो घोषणा पत्र दोनों ने जारी किए उस पर? देखिए, भाजपा का अभी तक तो आया नहीं है, कोई भी विजन अभी आया नहीं है। कांग्रेस ने लाके दी है। अगर हम कंपेयर करें छत्तीसगढ़ स्टेट और अभी जो दोनों स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में जो कांग्रेस ने घोषणा करी थी किसान कर्ज माफी फिर से कर दी, इन लोग भी अभी से फिर से करना शुरू कर दिया है कमलनाथ सरकार ने। वहां पर 15 का कोई फर्क इस बार नहीं पड़ेगा, नहीं, इस बार असमंजस में है किसान। देखिए, एक चीज है, किसान माफी 15 महीने बहुत कम होते हैं कर्ज माफी के लिए किसी भी सरकार के लिए, वो जब तक समझते हैं। पर राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि मेरी हम कांग्रेस सरकार आते ही 10 दिन में कांग्रेस कर्ज माफी पर हो, वो एक नुकसान पैदा किया। 10 दिन क्या 15 महीने हो गए, नहीं कर पाए। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना भी पड़ा और वो भुगत भी रही है। परंतु वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें, अन्य स्टेट में, तो वहां पर किया और फिर से उनको अप्लाई भी कर दिया भूपेश बघेल ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, हम फिर से कर्ज माफी करेंगे। और उसी को लेते हुए फिर से कांग्रेस कमलनाथ सरकार ने कमलनाथ ने जो अभी फिर से घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी यही कहा है कि गोबर 2 रुपए किलो का गोबर भी देंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो भी किसानों से और पशुपालकों से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस को इसका थोड़ा वेटेज मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण अंचल में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बीजेपी किसानों को लेकर कहीं ना कहीं कमजोर है। क्योंकि मालवा निमाड़ की अगर बात करें तो रतलाम, मंदसौर, यहाँ देखिए ना, सबसे ज़्यादा किसानों के गोलीकांड बीजेपी सरकार में ही हुए। कहीं ना कहीं एक 5-5 10-10 सेकेंड का इसी किसान कर्ज माफी को लेके और कोई सीटों पर कोई जानकारी देना चाहेंगे? थोड़ा जल्दी बता दीजिए, क्योंकि समय लगभग 1 घंटा हो चला है। जैसे आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बोला किसान कर्ज माफी का। मैं इस विषय में एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि जो किसान कर्ज माफी है, किसान जो है, आप किसी भी गांव वाले से आप बात करिए, हो ये रहा है कि जो किसान का जो क्रेडिट योजना थी, जो किसान का जो था उसका कर्ज माफी वाली बात हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी बात आ रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पे ध्यान दिया है, ना कांग्रेस ने ध्यान दिया है। वो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो फाइनेंस करती हैं, कार का, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, ये किसान को लालच दे देते हैं कि आप तो टैक्सी चला देना, ये चला देना। तो वो जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, कई छोटी छोटी जगह में उन्होंने 80-80 हज़ार रुपए महीने के ऑफिस ले रखे हैं और बड़ी बड़ी तनख्वाह में उन्होंने अपने कर्मचारी रख रखे हैं और उन्हें टारगेट दे रखे हैं। हो ये रहा है कि किसान को वो बहला फुसला के, जो भी लालच दे के उनको अपना गाड़ी कर देते हैं, मतलब उसको टिका देते हैं और उसके बाद में वो किसान उनके जाल में फंस जाता है। महिंद्रा हो, टाटा फाइनेंस हो, कोई हो, बजाज फाइनेंस हो, ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, इनको गांव वाला बैंक कहता है।
अच्छा। और वो गांव वाले को ये हो जाता है कि ये हमारा बैंक से कर्ज माफ हो नुकसान है, जाएगा। किसको तो फायदा ये है? जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कि यदि एक सरकार यदि ये कह दे कि ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो हैं ये यदि वो किसान खेती कर रहा है तो उसे कमर्शियल चीजों पे लोन नहीं देंगे। हो ये रहा है कि जब उसके पास ये पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं वो बाउंस हो जाता है, जब वो अदालत में जाता है अदालत में उसे सजा होने का डर रहता है, फिर वो अपनी जमीन बेचता है, उसकी गाड़ी खींच के चली जाती है, अंत में वो किसान आत्महत्या कर लेता है, दोष सरकार के पास आ जाता है कि उसने ऐसा किया। तो ये जो फाइनेंस कंपनियां जो हैं ये सबसे बड़ा मकड़जाल बनी हुई हैं। सरकारी बैंक कोई ऐसा लोन नहीं देते हैं। 1972 के बाद जो सरकारी बैंक हैं उन्होंने किसानों के लिए लोन देना चालू किया था। अजय जी चलिए रूबी जी, आप थोड़ा अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे कि क्या स्थिति, और कुछ बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति बन रही है? अब आप डिक्लेयर करना चालू कर दीजिए कि आपके आकलन के अनुसार ये जो 73 सीटें हैं मालवा और निमाड़ के, इसमें आप कितने सीटें किसको देना चाहेंगे? मैं 40 सीटें तो कांग्रेस को देना चाहूंगी। 40 कांग्रेस को, 40 और शेष जो है बीजेपी। 23 73 है 73। हाँ 73 में 40 मिल गए तो 33 बचते हैं ना। 33। चलिए अब 33 और कांग्रेस को 40 रूबी सरकार। इसी को लेके हम आदित्य नारायण उपाध्याय जी से बात करेंगे कि आप कितने सीटें देना चाहेंगे यहाँ? देखिए मोटे तौर पर मेरा जो आकलन कहता है कि यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। मुझे लगता है कि 40 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ठीक उल्टा जी। और 40 भारतीय जनता पार्टी को और फिर 33 सीटें आप दे रहे हैं कांग्रेस को। जी बिल्कुल। चलिए आदित्य नारायण जी का ये आकलन है कि 40 सीटें मालवा और निमाड़ से भारतीय जनता पार्टी को और 33 सीटें ये कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन रूबी सरकार जी का कहना था कि 40 सीटें क्योंकि कांग्रेस को मिल निमाड़ सकती थोड़ा है। टफ है बीजेपी के लिए। मुझे लगता है। ठीक है। अजय जी आप क्या कितने सीटें किसको देना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सीट्स है उसमें 47 सीट्स जो हैं वो मालवा और निमाड़ में वो मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को 47। हाँ, और 4 सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स जीतेंगे जो वहाँ मजबूत हैं, और बाकी जो सीट्स हैं वो कांग्रेस को मतलब 22 सीटें। हाँ जी। कारण यह है कि जो कांग्रेस और बसपा है ये मतलब वैचारिक रूप से नहीं है, ये क्या है, ये धर्मशाला है। जब किसी को ठिकाना नहीं मिलता व्यक्ति को तो वो धर्मशाला में जाके रुक जाता है और जैसे ही उसे घर। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक ये बताया कि 4 सीटें आप अन्य को दे रहे हैं, ये आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी सीटें अन्य को दे सकते हैं? जैसे आप अभी बता रहे हैं कि केवल 22 सीटें मिल रही है अभी कांग्रेस को और 47 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें आप दे रहे हैं अन्य को, तो अन्य की स्थिति कहाँ बन रही है? सर ये इंडिपेंडेंट सीट्स जो हैं जैसे महू सीट जो है वो इंडिपेंडेंट पे जा सकती है। सर जो आलोट सीट है वहाँ पे प्रेमचंद कुड्डू की काफ़ी लोकप्रियता रही है और वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जब वो सांसद रहे और सब रहे उन्होंने उस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। और 2 सीट्स और हैं सर जो मतलब आपके इंटीरियर से हैं। ठीक है, जहाँ पर एक धार हो सकता है क्या, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कद्दावर नेता वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ देखिए धार भी मैंने आपको 4 सीट का आकलन दिया है। हो सकता है क्या? नहीं बुरहानपुर नहीं हो जाएगी, बुरहानपुर में भी ऐसा है लेकिन जो 4 सीट का मैंने आकलन दिया हूँ वहाँ पर क्या है सर कि जो कांग्रेस जो है उसने जो वहाँ एक लीडरशिप तैयार हो रही थी ओबीसी की, एक तैयार हो रहे थे आपका जीतू पटवारी, दूसरे तैयार हो रहे थे अरुण यादव, तो उनको उन्होंने बिठाया है। यदि उनको हाईलाइट करते तो वो उस क्षेत्र में इन लोगों को सीट्स बढ़ने का वो था। अब कांग्रेस जो है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहेगा, मैं उसके कारण उसको 47 से भी भाजपा की ज्यादा सीटें हो सकती हैं। उसका कारण मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि दीपावली है 12 नवंबर की, 13 नवंबर की, 3-4 दिन अयोध्या की धूम रहेगी, वहाँ पे दीप उत्सव दिखेगा, सब दिखेगा। उसी टाइम लाडली बहनाओं की जो पासबुक है वो भी लक्ष्मी पूजन में रखी जाएगी, क्योंकि वो भी एक आय का स्रोत है ना सर? चलिए तो अभिषेक शर्मा,
अभिषेक शर्मा जी, जी, आप सर। कितने सीटें किसको दे रहे हैं? सर देखिए, यहाँ पर पिछले 2018 की तुलना में अगर देखा जाए तो भाजपा को बढ़त मिल रही है और करीबन करीबन आप ये लिए 35 सीटें जो हैं वो भाजपा को बढ़त मिल रही है। 35 जी, और जैसा कि अजय जी ने बताया है नहीं, कि अगर 73 में से 35 अगर भाजपा को दे रहे हैं आप, जी। तो 38 आपको कांग्रेस को देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अन्य में जैसे अजय जी ने बताया है कि अन्य निर्दलीय और अन्य जो भी हैं, क्योंकि 22 सीट्स रिजर्व हैं और आलोट है, धार है और भी जो इंटीरियर की सीट हैं उसमें कहीं ना कहीं 2 सीटें आपको अन्य देखने को जरूर मिलेंगी, ये तय मानिए। चलिए देखिए, सबके अपने अपने भिन्न भिन्न मत है। इसके बाद हम जो एपिसोड लेके आ रहे हैं बहुत जल्द आएंगे, एक ब्रेक जरूर लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम ये बताएंगे कि मालवा निमाड़ में जो हम लोगों ने सर्वे किया है उसमें कितने सीटें किसको मिल रही हैं। मैं ये बता देना चाहूँगा कि इसके बाद भोपाल के आसपास सीटों को हम लेंगे और केवल 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। हमारे नए गेस्ट होंगे और अब देश न्यूज़ का सर्वे ये रहा आपके स्क्रीन पर। 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मालवा और निमाड़ में यहाँ पर जीत सकती है। देश न्यूज़ का सर्वे 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। 1 सीट वो अन्य के खाते में यहाँ पर जा रहा है और 22 सीटें यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। ये हमारे सर्वे रिपोर्ट है। 1 सीट के विषय में मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो हो सकता है AIMM की सीट हो बुरहानपुर। हमारे सर्वे के अनुसार बुरहानपुर सीट निर्दलीय निर्दलीय नहीं है, अन्य को जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यहाँ पर मिल सकती है मालवा निमाड़ के 73 सीटों में, 22 सीटें कांग्रेस को जाने की संभावना है। तो धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आऊँगा अगले एपिसोड भोपाल के आसपास के सीटों